हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं कश्मीर के एक्स आर्मी ने समझाया कैसे पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 हट के दो बारी आ रहा है भैया, हट के सबको बचाया। ठीक है ना, चलो देखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एक और वीडियो था, बहुत पहले हमने किया था, जिसमें उन्होंने भी बताया था कि मैं इन्वॉल्व था। क्लोज डोर में ये डिस्कशन हुई थी, किसी को भी पता नहीं था, कोई थर्ड पर्सन नहीं था, ऐसे उन्होंने बताया था। और कैसे हमने ये सबको इम्प्लीमेंट किया था 370 का, वो मुझे याद है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। कश्मीर में ये मेरी तीसरी स्टोरी है और सच बताऊँ, ये जो तीसरी स्टोरी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस व्यक्ति के साथ मैं आज बातचीत करने जा रही हूँ। और हमारी जो बातचीत है वो आपके समक्ष में पेश करने जा रही हूँ। मैं मिली जावेद अहमद से, जिन्होंने 1993 में महज 17 साल 8 महीने के ये थे और इन्होंने फ़ौज को ज्वाइन किया था। मुस्लिम है ये, और इन्होंने फ़ौज को ज्वाइन किया था भारत की एक देशभक्ति को मन में लेकर के कि मुझे भारत के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि 93 एक ऐसा वक्त था जब कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी पीक पर था और आप ये कह सकते हैं कि उग्रवाद जो था उस समय पीक पर था। तो आज मैं जावेद साहब से मिलने वाली हूँ और ये एक्स आर्मी मतलब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और मैं इनके साथ इनका एक्सपीरियंस जानूंगी कि क्या कुछ इनका आर्मी में एक्सपीरियंस रहा है। और ये बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, मतलब आप पीछे अगर पहाड़ देख रहे होंगे तो ये जो है वो पीओ के बहुत नज़दीक है, पाकिस्तान जो है वो बहुत नज़दीक है। और इस जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, बैठी हुई हूँ, उस जगह को मतलब यू शेप में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से पाकिस्तान ने घेर रखा है, पूरी तरीके से चारों तरफ से जो है वो पाकिस्तान ने घेर रखा है। तो आप एक ऐसा समझिए कि टापू पर हम बैठे हैं जहाँ पर हमारा देश है और चारों तरफ बाउंड्री के तौर पे पाकिस्तान है। और वहाँ पे एक जाबाज जो है आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जावेद साहब से मैं मिली हूँ। इनसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जावेद साहब, सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, मैं भारत माता की जय। अरे वाह, मैं ही बोलने वाली, जय हिंद बोलो। पंचायत हल्का रामगी का सरपंच हूँ। मेरी ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा सफ़र कटा। जब मैं छोटा था, पहले स्कूल पढ़ रहा था, तो जब 90 का दौर आया, उग्रवाद हुआ, उस टाइम घर वाले हमारे को घर से बाहर जाने नहीं देते। जाता है कि यहाँ तक स्कूल में भी जाना गवारा नहीं समझते थे, क्योंकि अगर हम स्कूल जाते थे या बाहर कहीं श्रीनगर उधर जाते थे, उनको ये उम्मीद नहीं रहती थी कि वापस घर में शाम को आएंगे। इतने हालात ख़राब थे। मैं उस हालात में फिर 93 में मैंने एक मन बना लिया कि हमने भर्ती फौज में होना है। आपने खुद से मन बना लिया? खुद से मन बनाया कि बनेंगे, फौजी बनेंगे। खाता कि यहाँ तक मैम के अभी मेरा जो नाम था स्कूल में चल रहा था, लेकिन मैं फौज में ट्रेनिंग कर रहा था। नाम स्कूल में चल रहा था? हाँ। आप उस समय स्कूल में थे? स्कूल पढ़ रहे थे और ट्रेनिंग में उधमपुर में कर रहा था। तो तब मेरे फादर से पूछा, भैया आपका लड़का स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं सर्टिफिकेट लगा रहा था, उसको फोटो स्टेट सर्टिफिकेट में दे दिया था। आर्जन उधर थी, फोटो स्टेट पर मैं भर्ती हो गया था। बाद में कागज आर्जन दिए। फिर हमारे फादर ने बोला, भाई वो इधर नहीं है, वो भर्ती हो गया, वो ट्रेनिंग कर रहा है अभी उधर उधमपुर। तो 93 में मैं भर्ती हुआ। मैं 9 महीने की ट्रेनिंग करके लगभग हमारे को पूरा साल ही लग गया ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग 9 महीने की, 2-3 महीने पहले ऐसे ही 0 वीक चलते हैं, 1-2 वीक। 1 साल के बाद ट्रेनिंग पास आउट होके हमारी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई वो पंजाब में हुई। कौन से इलाके में? पंजाब, अमृतसर में। अमृतसर में हुई। और हाँ, तो खालिस्तान भी मांग करने वालों की भी बहुत। हाँ, उस टाइम तो खालिस्तान थोड़ा सा ठंडा हो रखा था, पीपर नहीं था, खालिस्तान था लेकिन थोड़ा ठंडा हो रखा था। तो उस टाइम हमारी पोस्टिंग अमृतसर में गया मैं, वहाँ रहा मैं 1.5 साल। तो 94 में गया मैं, 95 मई जून में मैं वहाँ से हमारी पोस्टिंग हुई उधमपुर। वापस आए हम उधमपुर में, जम्मू उधमपुर में, रियासी में थे। रियासी में रहे हम मैम 3 साल। और रियासी में जब हम 95 में आए, उस टाइम गवर्नर राज था जम्मू कश्मीर। 95 में गवर्नर राज था जम्मू कश्मीर में। तो 95 में लास्ट में सरकार बनी नवंबर-दिसंबर में। हम मार्च अप्रैल में चढ़े, 96 में सरकार बनी थी। उस टाइम सरकार फारूक अब्दुल्ला की बनी थी, नेशनल की बनी थी। तो जब हम आए तो वहाँ उग्रवाद बहुत पीक पर था। हत्ता कि हम
को कदम कदम पर हमारे को खतरा था। हर कदम पर हम जब उधमपुर में चलते थे और खतरा था। अब्दुल्ला वहाँ ना? पर उधमपुर में ये था कि वहाँ के लोगों की ये डिमांड थी कि उधमपुर एक बहुत, आप नहीं गए, बहुत पिछड़ा इलाका, पीछे जो तहसील मोर है उस एरिया में हम पीछे थे। वहाँ पर जैसे हिंदू पंडितों के घर, जैसे एक गांव है 100 घर का, उसमें 3 या 4 घर हिंदू होते थे, पंडित के घर। हमारे को खाली उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था। हम वही खाली उनके प्रोटेक्शन थे। जो जहाँ 10 घर हिंदुओं के थे वहाँ हमारी एक सेक्शन रहती थी, दिन में भी तो रात में भी, ताकि इनको कोई खतरा ना हो। फिर हमने उनको ट्रेनिंग दिया, फिर उनको हथियार भी दिए 303 पंडितों को। 303 रफलें भी उनको इशू की गवर्नमेंट की तरफ से कि अपनी सेफ्टी के। हो सकता है कि 24 घंटे किसी टाइम आपके पास फौज ना हो, ऐसा मसला आ जाए, आप पर खतरा आ जाए कि आप खुद अपनी सेल्फ खुद कर सकें, अपनी हिफाजत खुद कर सकें। तो 303 भी इशू की थी। तो वहाँ रहे हम मैम 3 साल उधमपुर में। उधमपुर में। 3 साल। अब मैं ये इसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप जब फौज में गए तो परिवार वालों ने तो बोला होगा क्या ये क्या कर रहे हो, फौज में क्यों भेज रहे हो? रिलेटिव ने बोला ये किस लिए गया, अभी छोटा था। लेकिन घर वालों ने मना किया था, घर वाले भी नहीं, मेरा बड़ा भाई था वो भी नहीं मान रहा था, फादर मेरा था वो भी नहीं मान रहा था। मैंने बोला नहीं, मेरे को जाना है, फौज में जाना है, मैं और किसी में नहीं जाऊँ। क्योंकि जब हम पढ़ते थे, मैं जो हमारे साथ लड़के थे जो लंबे होते थे, ज्यादा हाइट के लंबे, 6 फुट 7 फुट, हम उनको बोलते थे आप फौजी हो। क्योंकि हम तब देखते फौज के लंबे जवान होते थे, हम बोलते थे आप फौज के काबिल। लेकिन वो मैं वहीं रहे, वो लंबे, हम फौज में चले गए। आप फौज में चले गए, क्या बात है। और हम फौज में चले गए, हम बोल रहे उनको थे लेकिन चले खुद गए। तो जब 95 में आप बता रहे हैं उधमपुर में जब आपकी पोस्टिंग थी, आपने 303 जो है वो आपने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 95 के समय इशू किया गया, कुछ पंडितों को बंदूक भी मतलब उनको दी गई अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन डिफेंस के लिए। तो उस समय का कैसा दौर था भाई साहब, मतलब दौर के बारे में थोड़ा सा। दौर मैम इतना खतरनाक था कि कोई भी घर से निकलता था उसको ये उम्मीद नहीं थी कि शाम को मैं वापस घर में आऊंगा। मतलब सड़कों पे कैसे, जैसे नंगी राइफले या फिर AK-47, क्यों इवन मुस्लिम्स के साथ ही हो रहा था? जा रहा है। मैं सामने तो नहीं, अब सिविलन जो थे उनको पता होता था। मैं फौज एक ऐसी होती है, फौजियों फौज के जैसे लिए एक वो, टारगेट अच्छा, होती है। तभी किसी चीज को हम चुनेंगे कि ये हमारा टारगेट है। अब उग्रवाद के लिए हम टारगेट थे, फौजी टारगेट थे। फौजी तो फौज थे। टारगेट, फौज वो चल तो रही है, थी। सामने चल रही है। अब हम उग्रवादी को जानते नहीं है, हम उग्रवादी को पहचानते नहीं है, उग्रवादी फौज को जानता है। अब यहाँ अगर उग्रवादी छुपा होगा, ये फौज चढ़ रही है, उग्रवादी इनको देख रहा है ये फौजी है। अब हम फौजी हमारे साथ 4 हैं, मैं अभी हम 3-4 हैं। अब हम 3-4 में अगर कोई उग्रवादी यहाँ होगा, उग्रवादी होगा, उसको पता है कि सिविल कितने हैं तो फौजी कितने हैं इसमें, क्योंकि हम उनके टारगेट में चल रहे हैं। हमारे को वो दिख नहीं रहे, लेकिन हम उनको दिख रहे हैं, हम उनके टारगेट हैं। कुछ यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म वजह में से है। जैसे हमारा फेयरिंग रेंज पर होता है, हमारा आगे सामने टारगेट होता है, हम उसको शूट करते हैं, कितना ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा। ऐसे हम उग्रवादी के टारगेट फौज होती है, क्योंकि फौज चलती है, उग्रवादी जो होता है वो दुश्मन जो होता है वो छुपा होता है। उस समय फौजियों के साथ कैसा बर्ताव वो 95 जैसे, क्योंकि आप बहुत फौज गंदा में थे, करते होंगे वो तो तो। कैसा बर्ताव उग्रवादी, मतलब दाढ़ी देख के छोड़ते नहीं थे आपको? दाढ़ी तो हमारे दाढ़ी तो फौज में दाढ़ी तो हमने रखी Allowed? जब पेंशन आए घर में। फौज में कौन दाढ़ी रखता है? अलाउड ही नहीं होता। फौज में दाढ़ी होती ही नहीं है। तो क्योंकि हम टारगेट में चलते थे, हमारे पास अम्बुश भी हुए, हमारे भी जवान साथी बहुत 2-4 मारे गए, लेकिन हमने भी उग्रवादियों को कम से कम 15-20 मारे। नुकसान हमारा भी हुआ 2-4 का, लेकिन क्योंकि हम टारगेट में चलते थे। अब देख कहीं से हम रास्ते में चल रहे हैं, तंग रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, वो आगे अम्बुश लगा के बैठे हैं, लेकिन हमारे को तो नहीं पता आगे अम्बुश लगा है हमारे को। जब हमारे पर फेर आता था तब हमारे को पता लगता था कि अब आगे अम्बुश है, फिर हम अपनी पोजीशन को किस तरह अपने आप को संभालेंगे, ये हमारे को पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। तो 95 में ये दौर था। किस तरह लेना, हमने अपना डिफेंस किस तरह लेना है, ये 90 से लेके 96 तक जो दौर था बहुत गंदा था। इतना खतरनाक दौर था कि कोई भी Thank माँ God मोदी बाप जी ने कोई सब अगर solve घर कर से दिया। बाहर जाता था बाजार मार्केट में, उसको ये उम्मीद नहीं होती थी 100 में वापस टोटल आएगा उसको नहीं 5% उम्मीद होती थी कि ये वापस घर आएगा। अच्छा, जो अभी जो कश्मीरी फाइल करके एक मूवी दिखाई गई है, तो उस आपने देखी है वो मूवी? कश्मीरी फाइल्स मूवी तो मैं देखी मैम। तो वो क्या, उसमें वो सच्चाई दिखाई गई है कि वो सच में कोई प्रोपेगेंडा दिखाया गया? ना कश्मीर मूवी में तो सच्चाई दिखाई गई है, तो उसमें दिखाया गया है वो सच है? सच कुछ सच है, कुछ फिल्म अच्छा इंडस्ट्रीज वाले कुछ और वो अपना बनाते हैं अपना वो उसके लिए। सच्चाई हम माने कि 80% उसमें सच होगा? हाँ 80% तो होगा कुछ तो अपोजिट एकदम पूरा तो जो भी फिल्म बनेगी पूरी सच्चाई पर होती नहीं है, वो तो उसके अगर पूरी सच्चाई दिखाएंगे फिल्म चलेगी नहीं। लेकिन 80% भी अगर सच्चाई माने तो भाई कितना बुरा दौर था वो। बहुत बुरा दौर था वो,
क्योंकि घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे उस समय की सरकार, फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार तो फिर 95 लास्ट 96 में बनी, तो 96 में सरकार बनी, लेकिन हालात कहाँ सुधरे। हालात 2000 तक तो बिल्कुल हालात, 2000 के बाद धीरे धीरे हालात थोड़ा कंट्रोल होते गए। अच्छा, जो एमएलए वगैरह चुन के जाते थे वो कुछ नहीं करते थे उन उग्रवादियों का? एमएलए क्या करेगा? एमएलए खुद छुपता था, प्रोटेक्शन लेके एयर कंडीशन प्रोटेक्शन लेके घूमता था, तो वो क्या करेगा उग्रवादी को? उग्रवाद को जो संभाले वो तो फोर्स का काम था। जो लड़ती है फौज लड़ती है या पुलिस लड़ेगी। तो जो एमएलए जो मिनिस्टर होते हैं उनको कौन, और कोठियों में होते हैं उनको वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती है। तो वहाँ पे लोग वोट करते थे, जैसे 96 में जो सरकार बनी थी तो उसमें लोगों ने वोट किया था, तभी तो वो चुन के आए होंगे। वोटिंग अब मैं वोटिंग ऐसे हुई, उस टाइम वोटिंग हुई नहीं। अब जैसे ये सेठ का इलाका है, जैसे उड़ी है, ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ तो वोटिंग कम से कम 90% हुई। उस समय भी है, जब तक बिल्कुल, लेकिन कश्मीर में 1-2% वोटिंग हुई। वोट नहीं करते थे उस समय लोग? वोट कहाँ करते थे वोट? अब जिसको 2 वोट पड़ेगा, जिस पोलिंग बूथ पे 2 वोट पड़े, 2 एमसी को पड़े, उसी की होगी। अब उस टाइम ये दौर था। लेकिन जो ये सेठ बॉर्डर एरिया हमारा, बॉर्डर बेल्ट है, उड़ी है, हुआ टंगडार एरिया है, करना है, टंगडार करना है, यहाँ उधर क्रीडी साइड है, गुरेज साइड है, ये जो पुंछ रजौरी है, ये जो साइड में है बॉर्डर एरिया, इसमें वोट पूरे 90% 80 से अबव होते थे। इसमें फौज की बड़ी भूमिका होती थी? फौज की बहुत भूमिका होती थी। फौज की वोटिंग ज्यादा हुई। दूसरा कि फौज के साथ तालमेल है हमारा रहता था, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो सबसे ज्यादा फौज के साथ उसका रिलेशन रहता है। क्योंकि बॉर्डर के लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि दंगा फसाद हो या उग्रवाद हो, क्योंकि शांति चाहते हैं बॉर्डर के लोग। क्योंकि बॉर्डर के लोग ऐसे ही फंसे हैं, क्योंकि उग्रवाद होता था, इधर बॉर्डर पर शेलिंग होती थी। जब बॉर्डर पर शेलिंग होती थी, पाकिस्तान वाले जब गोला फेंकते वो हमारे गाँव में लगते हैं आके। अब उससे भी लोग में क्या बेचैनी पैदा होती थी, लोग घर छोड़ के भाग जाते थे। ये बॉर्डर वाले गाँव के मैं स्थिति पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए। जैसे जब यहाँ पे आज़ाद भारत में पाकिस्तान का झंडा दिखाया जाता था, ठीक है, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर की बात करते थे। 2 ग्रुप्स थे मेरे ख्याल से, जो एक तो पाकिस्तान में मिलने की बात करते थे कश्मीर को, और दूसरे बात करते थे कि हम कश्मीर को आज़ाद बनाएंगे, ना पाकिस्तान का ना भारत का। हाँ, हम आज़ाद हैं, जैसे पहले इंडिपेंडेंट, पहले की तरह इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप जब उन लोगों को देखते थे तो मन में क्या विचार आता? देखा आपने ऐसे लोगों को? देखा आपने? हमारे तो नहीं, यहाँ सिटी में था। सिटी में था, झंडे सिटी में चढ़ते, जैसे लाल चौक में घंटाघर में झंडे चढ़ाते थे रातों रात। तो लेकिन इधर हमारे इस एरिया में ऐसा कोई, आपके एरिया में नहीं, जैसे सिटी में ही आप फौज में थे ना उस समय, तो उस समय जब ऐसा सुनते थे तो क्या मन में आता था? ये तो मैम अब मैं बताऊं कि जिस देश का आदमी जिस कंट्री में रहता है उसके खिलाफ अगर कोई जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपके सामने किसी ने ऐसी हरकत की थी? ना, मेरे सामने तो ऐसी हरकत नहीं हुई। लेकिन देखो, सबसे पहले जैसे देश है, जिसका खाओ बोला उसके गुण गाओ। वही तो, जब हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम खाते हिंदुस्तान का है, हम रहते हिंदुस्तान में, फिर हमने पाकिस्तान के गुण किस लिए गाने? बोला जिसका खाओ उसी का गुण गाओ, ये तो एक कहावत है। जब हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हम सब कुछ हिंदुस्तान का है, तो फिर हम पाकिस्तान को किस लिए याद करें? उसका झंडा किस लिए उठाएंगे? पाकिस्तान हमारे को क्या देगा? पाकिस्तान तो खुद भूखा मर रहा है, तो हमारे को क्या देगा? उसके हालात ही खुद खराब है। अच्छे हैं। देखो, बचपन से उनको लगा कि मैंने अपनी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है और उन्हें इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। अच्छा, पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो हिंदुओं को के ऊपर अटैक हो रहे थे, पर ये कह रहे थे कि कोई भी जो जाता है उसको ये नहीं पता होता शाम को अगर कि वो वापस घर पहुंचेगा। वो मुझे समझ नहीं आया था। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि ये यूनिफॉर्म में आर्मी के होते होंगे तो ये भी एक टारगेट थे, जैसे हिंदूज टारगेट थे वैसे ये भी टारगेट थे, क्योंकि उनको वो तो दिमाग उनका तो खराब है उन लोगों का, उनको तो आजादी चाहिए पाकिस्तान से मिलना। कह रहे थे कि एमएलए कौन प्रोटेक्ट करेगा? क्या वो तो खुद ही प्रोटेक्शन में थे, और आर्मी प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि वही लोग फाइट कर रहे हैं उनसे। टेररिस्ट को पता है कि यूनिफॉर्म पहनी हुई है, आर्मी का पूरी यूनिट आ रहा है, उनको दिख रहा है, मगर उनको ये भी पता है रोज जहाँ घूमते फिरते हैं, अच्छा ये सिविलियन है या आर्मी में है, मगर आर्मी वाले को क्या पता इनमें से कौन आतंकवादी है। इसलिए कह रहे हैं एम्बुश की पूरी प्रैक्टिस कराई थी कि यहाँ जा रहे हो, काफ़ी तंग रास्ता है, इमीडिएटली वहाँ आगे एम्बुश करेंगे तो कैसे बचाना है। और उनको ये था कि मेरे को अपने देश के लिए लड़ना है और देश में लड़ रहे हैं, तो काफ़ी वेरी गुड जो उन्होंने बताया। और उसके बाद मेरे ख्याल से वो यही कहेंगे कि 370 हटने के बाद
अब रिमार्केबल वो चेंज बहुत कुछ हो गया, इतनी चेंजेस आए हैं। पहले तो बोल रहे थे ना कैसे झंडे लगाते थे वो लोग, गलत झंडे, गड़बड़ अब था देखो अब राइट झंडा रोज लहराता है वहां ऊंचा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।